हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था सिटीजनशिप के बारे में। तो आज हम वहीं सिटीजनशिप को आगे कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 के अंदर हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप, कि हम इंडिया की सिटीजनशिप को कैसे ले सकते हैं, मतलब इंडिया की नागरिकता को हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं, कौन कौन तरीक़ों से एक्वायर कर सकते हैं और किस किस तरीक़ों से इंडिया के सिटीजनशिप जो है वो लॉस हो सकती है हमारी। तो हम देखते हैं एक्वायर करने के 5 तरीके दिए हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इस इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। वो 5 तरीके कौन कौन से? पहला तरीका है बाय बर्थ, कि अगर आप इंडिया में पैदा हुए हो तो उस हिसाब से आप इंडिया की सिटीजनशिप या इंडिया की नागरिकता ले सकते हो। सेकंड बाय डिसेंट, मतलब आप अपने पूर्वजों के हिसाब से उसकी नागरिकता ले सकते हो। थर्ड रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन करवा के नागरिकता ले सकते हो। फोर्थ इनकॉर्पोरेशन, किसी भी टेरिटरी को अगर इंडिया इन फ्यूचर अपने अंदर मिलाता है तो वहाँ के लोग भी हमारे इंडिया के सिटीजन माने जाएंगे, तो इनकॉर्पोरेशन से इंडिया की नागरिकता मिलती है। फिफ्थ बाय नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन भी वही रजिस्ट्रेशन की तरह एक प्रोसेस होती है कि नेचुरलाइजेशन से हम इंडिया की नागरिकता ले सकते हैं। अब इंडिया की नागरिकता लॉस कैसे होगी? पहला लॉस हो सकती है रेन्यूंशिएशन से, सेकंड लॉस हो सकती है टर्मिनेशन से, थर्ड लॉस हो सकती है डेप्रिवेशन से। अब हमने देखा था कि सिटीजनशिप को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ, बस उतना ही बताया हुआ है कि जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस दिन से लेकर उस दिन, उससे पहले और उस दिन तक कौन इंडिया का सिटीजन है। ठीक है। और सिटीजनशिप को लेकर जो भी पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को दी है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने उसी पावर को ध्यान में रखते हुए सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया था। अब इस सिटीजनशिप एक्ट 1955 में टाइम टू टाइम बदलाव होते गए। वो बदलाव कितनी बार हुए? 1986 में अमेंडमेंट हुआ, 1992 में अमेंडमेंट हुआ, 2003 में अमेंडमेंट हुआ, 2005 में अमेंडमेंट हुआ, 2016 में अमेंडमेंट हुआ, 2019 में भी अमेंडमेंट हुआ। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का तो बहुत बवाल हुआ था, दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो सारी चीज़ें तो आप लोगों को पता ही होंगी। अब इनमें क्या क्या बदलाव हुआ? जैसे हमारे पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 बना तो दिया, उसके बाद उसने पहला अमेंडमेंट किया 1986 में। क्या अमेंडमेंट किया कि भाई कोई भी पर्सन है वो इंडिया में पैदा हुआ हो या उसका कोई एक उसका फादर इंडियन ओरिजिन के हो या उसके फादर इंडिया में पैदा हुए, तो वो इंडिया की नागरिकता ले सकता है या इंडिया का नागरिक बन सकता है। अब फिर उनको 1986 से उसके बाद में उन्होंने अमेंडमेंट किया 1992 में। 6 साल बाद कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने दोबारा अमेंडमेंट किया। उनको 6 साल बाद रियलाइज़ हुआ कि बच्चे को पैदा करने में सिर्फ फादर का हाथ नहीं होता, बल्कि 2 पर्सन चाहिए होते हैं। तो उनको ये रियलाइज़ हुआ तो उन्होंने 1992 में अमेंडमेंट किया। एनी पेरेंट्स, मतलब कोई भी पर्सन जो इंडिया में बोर्न हुआ हो या उनका कोई भी एक पेरेंट, फादर हो चाहे मदर हो, कोई भी एक पेरेंट्स इंडिया का सिटीजन हो तो वो पर्सन इंडिया का सिटीजनशिप बन सकता है। ठीक है। अब उसके बाद में अमेंडमेंट किया कि 1992 के बाद अमेंडमेंट किया 2003 में। 2003 में जो अमेंडमेंट किया उसमें क्या बताया? उसमें बताया या तो कोई पर्सन इंडिया में बॉर्न हुआ हो या आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स कोई बॉर्न हुआ या उसकी मदर बॉर्न हुई या उसके फादर, या फिर कोई एक पेरेंट्स का इंडिया सिटीजन हो, दूसरा जो पेरेंट्स है वो इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है। 2003 से पहले क्या था कि उनके दोनों पेरेंट्स में से एक पेरेंट्स इंडियन होना चाहिए, दूसरा चाहे इलीगल इमिग्रेंट। लेकिन 2003 में क्या था कि दूसरा जो पेरेंट है वो इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए। 2005 में एक और कॉन्सेप्ट आया, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ये अभी 2005 में आया था। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब जो इंडिया के सिटीजन नहीं हैं लेकिन वो दूसरी कंट्रीज़ में रह रहे हैं, वो कैसे सिटीजनशिप ले सकते हैं, या उनका कहीं ना कहीं इंडिया से कोई ना कोई कनेक्शन रहा होगा। ठीक है। हमने सिटीजनशिप एक्ट 1955 में देखा कि इंडिया की सिटीजनशिप को एक्वायर करने के 5 तरीके हैं, उसको लॉस करने के 3 तरीके हैं। तो वो तरीके हम
वन बाय वन अब देख। अब इंडिया की सिटीजन एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप के कौन से थे? पहला तरीका हम देखते हैं बाय बर्थ। अब बाय बर्थ से कोई इंडिया का सिटीजन कैसे हो सकता है? उसमें पहला हम देखते हैं कि अगर कोई 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को पैदा हुआ है। बाय बर्थ में हम देखते हैं कि कोई पर्सन है वो 26 जनवरी 1950 ऑन और आफ्टर, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को पैदा हुआ हो या इसके बाद में, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुआ हो इंडिया के अंदर, या फिर उसके फादर जो है वो इंडियन हो, तो वो पर्सन इंडियन सिटीजन कहलाएगा, ठीक है। सेकंड क्या है कि कोई भी पर्सन 2 जुलाई 1987 को पैदा हुआ हो या इसके बाद में, लेकिन 3 दिसंबर 2003 से पहले पैदा हुआ हो, उसका वो इंडियन सिटीजन कहलाएगा कि उसके एनी ऑफ इट्स पेरेंट्स, मतलब उनके दोनों पेरेंट्स में से कोई भी एक पेरेंट इंडियन हो तो वो इंडियन सिटीजन कहलाएगा। थर्ड क्या, कोई भी पर्सन 4 दिसंबर 2003 को या तो इस दिन पैदा हुआ हो या इसके बाद में पैदा हो, उसका वो इंडियन सिटीजन तब कहलाएगा जब या तो खुद वो इस दिन पैदा हो या इसके बाद इंडिया में पैदा हुआ, या उसका कोई एक पेरेंट इंडियन सिटीजन हो, ठीक है, या उसका एक पेरेंट इंडियन सिटीजन हो, दूसरा कोई इलीगल इमिग्रेंट ना हो। तो बाय बर्थ से हम सिटीजनशिप कैसे एक्वायर कर सकते हैं कि कोई पर्सन है वो 26 जनवरी 1950 को पैदा हो या इसके बाद में, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले इंडिया में पैदा हुआ हो, या फिर उसके फादर हैं वो एक इंडियन सिटीजन हो, ठीक है। अब उनको बाद में पता चला भाई उन्होंने अमेंडमेंट किया गवर्नमेंट ने कि भाई एक बच्चे को पैदा करने में 2 जने इन्वॉल्व होते हैं, तो उन्होंने अमेंडमेंट करके बोला कि अगर कोई 2 जुलाई 1987 को पैदा हुआ है या इसके बाद में पैदा हुआ है, लेकिन 3 दिसंबर 2003 से पहले पैदा, वो इंडिया का सिटीजन कहलाएगा, या तो वो इंडिया में पैदा हुआ हो या उसका कोई भी एक पेरेंट इंडिया हो, चाहे वो मदर हो चाहे फादर हो। उसके बाद में 4 दिसंबर 2003 के दिन या उसके बाद में कोई भी बच्चा पैदा हुआ है वो इंडियन सिटीजन कहलाएगा, या तो उसके दोनों पेरेंट्स इंडियन हो या कोई एक पेरेंट्स इंडियन हो, और जो उसका दूसरा पेरेंट हो वो इलीगल इमिग्रेंट ना हो, ठीक है। ये तो हमने देखा एक तरीका बाय बर्थ से इंडियन सिटीजनशिप कैसे ली जाती है। अब हम देखेंगे बाय डिसेंट से इंडियन सिटीजनशिप कैसे ली जाती है, ठीक है। तो बाय डिसेंट में देखा कि 26 जनवरी 1950 को अगर कोई पैदा हुआ है या उसके बाद में, लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले पैदा, अगर उसके फादर इंडियन है तो उसको इंडियन सिटीजन मिल सकती है या वो इंडियन सिटीजन कहलाएगा। अब वही बात है कि यहाँ उन्हें पता नहीं था इंडियन गवर्नमेंट को कि बच्चे को पैदा करने में 2 जने इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए उन्होंने बाद में अमेंडमेंट किया। सेकंड क्या है, 10 दिसंबर 1922 में, सॉरी 22 नहीं है, 92 है, 10 दिसंबर 1992 में कोई पैदा हुआ है या इसके बाद में कोई पैदा हुआ, लेकिन 3 दिसंबर 2004 से पहले पैदा हुआ, एनी वन ऑफ हिज पेरेंट, या तो वो यहाँ पैदा हुआ है तो इंडियन सिटीजन कहलाएगा, या उसका कोई भी एक पेरेंट्स इंडिया का सिटीजन हो तो वो इंडियन सिटीजन कहलाएगा, ठीक है। सिंस 3 दिसंबर 2004 रजिस्ट्रेशन इज़ कंपल्सरी विद इन 1 ईयर। अब इसमें हमने देखा कि कोई अगर 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद में पैदा हुआ है लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले पैदा हुआ है तो वो इंडिया का सिटीजन तभी माना जाएगा जब उसके फादर एक इंडियन सिटीजन होंगे। लेकिन अगर कोई 10 दिसंबर 1992 के दिन और उसके बाद में पैदा हुआ लेकिन 3 दिसंबर 2004 से पहले पैदा हो, वो इंडियन सिटीजन तब माना जाएगा जब उसके कोई भी एक पेरेंट जो है वो इंडियन सिटीजन होगा इररेस्पेक्टिव टू हर फादर एंड मदर, ठीक है। लेकिन 3 दिसंबर 2004 के बाद में कोई भी पर्सन इंडिया का सिटीजन तब माना जाएगा जब वो आउटसाइड इंडिया पैदा हुआ हो लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन हमारे इंडियन डिप्लोमेट्स के पास या इंडियन गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन कराएं विद इन 1 ईयर, वरना वो इंडिया का सिटीजन नहीं माना। उसके बाद भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है लेकिन बहुत सारे कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है। तो हमने देखा कि सिटीजनशिप बाय बर्थ, सिटीजनशिप बाय डिसेंट। अब थर्ड हम देखेंगे सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। इंडिया की सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें एक एप्लीकेशन फॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए पहले हम इंडिया की सिटीजनशिप लेने के लिए हम एक एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, लेकिन हम जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा वो एक इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अगर इलीगल माइग्रेंट होगा तो वो सही नहीं होगा, इसलिए वो एक इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए।
अब हम देख रहे हैं कि बाय रजिस्ट्रेशन से इंडिया की सिटीजनशिप कैसे ली जा सकती है। रजिस्ट्रेशन से इंडिया की सिटीजनशिप लेने के लिए पर्सन को होना पड़ेगा कि वो कोई इलीगल माइग्रेंट ना हो। अगर वो इलीगल माइग्रेंट है तो वो बाय रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन नहीं फिल कर सकता। वो अगर इलीगल माइग्रेंट नहीं है तो वो एप्लीकेशन फिल कर सकता है। अब उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस लागू होती हैं? वो एप्लीकेशन तो फिल कर देगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन लागू होती हैं कि बाय रजिस्ट्रेशन वो सिटीजनशिप ले रहा है तो वो पिछले 7 साल से इंडिया में रह रहा हो। ठीक है, एक कंडीशन, या तो ये कंडीशन ये इतनी 3 कंडीशन दी हुई हैं, इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर वो फुलफ़िल करता है तो वो बाय रजिस्ट्रेशन इंडिया का सिटीजन बनने के काबिल है। तो या तो वो पिछले 7 साल से इंडिया में रह रहा हो, या उसने किसी इंडियन सिटीजन से शादी करी हो और 7 साल तक इंडिया में रह रहा हो। ठीक है, या वो एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर हो। ठीक है, वो या तो वो एक ओवरसीज सिटीजन कार्ड होल्डर हो, पिछले 5 सालों से वो एक ओवरसीज सिटीजन कार्ड होल्डर हो, और पिछले 12 महीनों से वो इंडिया में रह रहा हो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले। अगर वो रजिस्ट्रेशन से इंडिया का सिटीजन बनना चाहता है तो उसको 3 कंडीशन फुलफ़िल करनी, तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफ़िल करनी। या तो वो पिछले 7 साल से इंडिया में रह रहा हो, या उसने किसी इंडियन सिटीजन से शादी करी हो और 7 साल से यहाँ रह रहा हो, या वो एक पिछले 5 साल से ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से 12 मंथ्स पहले से वो इंडिया में रह रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोई सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन से कोई सिटीजनशिप किस तरह ले सकते। अब हम देखते हैं कि नेचुरलाइजेशन से इंडियन सिटीजनशिप कैसे ली जा सकती। नेचुरलाइजेशन से इंडियन सिटीजनशिप लेने के लिए अगर कोई पर्सन एप्लीकेशन फिल करता है तो वो पर्सन एक इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। अब उस एक नेचुरलाइजेशन से इंडियन सिटीजनशिप लेने के लिए उस पर्सन के पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ये हम देखते हैं। वो कोई ऐसा किसी जो पर्सन नेचुरलाइजेशन से इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहता है वो किसी ऐसी कंट्री का सिटीजन ना हो जहां इंडिया के सिटीजन्स को सिटीजनशिप लेने के लिए मनाही हो। ठीक है, सेकंड क्या है, वो अगर इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहता है तो पहले उसे एक डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करना पड़ेगा कि वो इंडिया की सिटीजनशिप लेने के बाद में वो जिस भी कंट्री का सिटीजन है पहले उस कंट्री की सिटीजनशिप को त्याग देगा। थर्ड, या वो कभी इंडिया में रहा हो या किसी गवर्नमेंट सर्विस में रहा हो। फोर्थ, वो एक गुड कैरेक्टर का पर्सन होना चाहिए, मतलब उसको कभी भी कोई जेल वगैरह नहीं हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, जो नेक्स्ट उसको उसमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि हमारे 8th शेड्यूल में जितनी लैंग्वेज हैं उनमें से किसी एक लैंग्वेज में उसको कोई भी एक लैंग्वेज उसे अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि अगर वो नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहता है तो उसे उससे पहले एप्लीकेशन फिल करने से पहले 14 सालों तक इंडिया में रहना होगा। ठीक है, और ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से जस्ट 12 मंथ्स बिफोर उसे इंडिया में ही रहना होगा, कहीं बाहर नहीं जाना होगा। अब ये नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से हम कोई भी जो पर्सन है वो इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, अब हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो नेचुरलाइजेशन की प्रोसेस से जो भी क्वालिफ़िकेशन चाहिए किसी एक पर्सन को इंडियन सिटीजनशिप हासिल करने के लिए, वो सारी क्वालिफ़िकेशन हटा सकती है किसी पर्सन के लिए अगर वो पर्सन डिस्टिंग्विश सर्विस किस में, साइंस में, फिलोसॉफी में, लिटरेचर में, आर्ट में, वर्ल्ड पीस में या ह्यूमन प्रोग्रेस में हेल्पफुल हो। तो ऐसे किसी पर्सन को इंडियन सिटीजन बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सभी क्वालिफ़िकेशंस को उसके लिए माफ़ कर सकती है। अब हम कहेंगे कि ये एक्सेप्शन क्यों दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा क्यों करेगी। आप लोग ही सोचिए, अगर कोई पर्सन इस तरह का कोई पर्सन है तो उसको हम क्यों जाने दें, चाहे वो हमारी दुश्मन कंट्री से ही क्यों ना, उसको हम क्यों जाने दें, उसको इंडिया का सिटीजन बनाएंगे, हमारी कंट्री का ही नाम होगा। अब नेचुरलाइजेशन से मदर टेरेसा जो है वो नेचुरलाइज सिटीज़न है। अदनान सामी जो एक सिंगर हैं वो भी एक नेचुरलाइज सिटीज़न है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम इंडियन सिटीजनशिप कैसे एक्वायर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, मतलब अगर इन फ्यूचर इंडिया किसी भी टेरिटरी को, किसी दूसरे देश को या किसी दूसरी स्टेट या किसी भी
टेरिटरी को अपने अंदर शामिल करता है तो वो एक लॉ निकाल के बोल देगा कि इस टेरिटरी के लोग भी आज से इंडियन सिटीजनशिप है। जैसे कि हमने पौंडीचेरी पहले इंडिया का टेरिटरी का पार्ट नहीं मानी जाती थी, फिर उसको हमने इनकॉर्पोरेट किया तो पौंडीचेरी के आज जो भी लोग हैं वो इंडियन सिटीजन कहलाएंगे। इन फ्यूचर मान लो इंडिया का कभी मन किया कि पाकिस्तान को इंडिया में शामिल कर लें तो ऑटोमेटिकली वहाँ के लोग इंडियन सिटीजन हो जाएंगे बाद में। अभी तक हमने देखा कि इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कैसे होती है। अब हम देखेंगे कि इंडियन सिटीजन लूज़ कैसे होती है। पहला है बाय रेन्यूंशिएशन, मतलब कोई एक अगर एडल्ट पर्सन है 18 का और 18 प्लस है, उस अपनी फुल कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के साथ, मतलब वो मेंटली कोई इलनेस नहीं है, वो अपनी मर्जी से अपनी सिटीजनशिप को छोड़ सकता है या त्याग सकता है, उसके बाद वो इंडियन सिटीजन नहीं रहेगा। अगर वो ऐसी कोई एप्लीकेशन वॉर के समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे बोलेगी भाई आप ठहरो ज़रा, एक बार हम वॉर से निपट लें फिर आपकी सिटीजनशिप के मैटर को देखेंगे, ठीक है। अब अगर कोई पर्सन है वो फुल 18 का है या 18 प्लस का है, वो अगर अपनी मर्ज़ी से इंडियन सिटीजनशिप को त्यागता है तो उसका एवरी माइनर चाइल्ड, उसका जो भी माइनर चाइल्ड होगा उसकी सिटीजनशिप भी अपने आप चली जाएगी। लेकिन वो माइनर चाइल्ड जब 18 साल का हो जाएगा तो वो अपनी इंडियन सिटीजनशिप वापस रिज्यूम कर सकता है, लेकिन शर्त ये है कि वो पहले अपनी दूसरी कंट्री की अगर उसके पास सिटीजनशिप है तो उसे उसको त्यागना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूअल सिटीजनशिप का कोई भी प्रावधान नहीं है, ठीक है। सेकेंड तरीका है सिटीजनशिप त्यागने का या सिटीजनशिप खोने का, वो है बाय टर्मिनेशन, ठीक है। अगर कोई पर्सन अपनी इच्छा से किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो ऐसी कंडीशन जो है वो वॉर के टाइम पे लागू नहीं होती है। कोई भी कंडीशन हो वॉर के टाइम पे तो नहीं लागू होती है। थर्ड जो प्रोसेस है कि सिटीजनशिप को लूज़ करने का, वो है बाय डेप्रिवेशन। ये है एक कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये कंपल्सरी टर्मिनेशन मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो उसको टर्मिनेट करेगी ही। क्यों टर्मिनेट करेगी? अगर वो सिटीजनशिप उस पर्सन के द्वारा बाय फ्रॉड ली गई हो, या उस पर्सन ने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति डिसलॉयल्टी दिखाई हो, या उसने कोई इलीगल ट्रेड या कम्युनिकेट किया हो एनिमी कंट्री के साथ ड्यूरिंग वॉर। अगर हमारा किसी दुश्मन कंट्री के साथ वॉर चल रहा हो और उसने उस वक्त इलीगली ट्रेड या कम्युनिकेट किया हो उस कंट्री के साथ, इसलिए उसकी सिटीजनशिप छीनी जा सकती है। अगर उसने फ्रॉड से सिटीजनशिप हासिल की है तो छीनी जा सकती है। अगर उसने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति डिसलॉयल्टी दिखाई है तो उसकी सिटीजनशिप छीनी जा सकती है। अगर सिटीजनशिप हासिल करने के 5 साल बाद तक, ठीक है, अगर उसने नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन के थ्रू उसने सिटीजनशिप हासिल की है, उसके 5 साल तक अगर उसे किसी भी देश में जेल होती है और वो जेल 2 साल की होती है तो उसकी सिटीजनशिप छीनी जा सकती है। अगर वो इंडिया से रेगुलर कंटिन्यूसली 7 साल तक उसने इंडियन सिटीजनशिप ले ली, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी वो कंटिन्यूसली 7 ईयर्स तक इंडिया से बाहर रह रहा, उसकी कोई इच्छा ही नहीं थी इंडिया में रहने की, तो उसकी सिटीजनशिप छीनी जा सकती। हमने पढ़ा कि इंडियन सिटीजनशिप कैसे ली जा सकती है, एक्वायर की जा सकती है, उसके हमने 5 तरीके पढ़े। कैसे इंडियन सिटीजनशिप लूज़ की जा सकती है, उसके हमने 3 तरीके पढ़े, बाय रेन्यूंशिएशन, ठीक है, बाय टर्मिनेशन एंड बाय डेप्रिवेशन। अब ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया क्या होता है? इसको नाम दिया हुआ है कि ओवरसीज सिटीजनशिप, लेकिन ये कोई सिटीजनशिप नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है। तो ये एक अब इसको नाम दे दिया गया है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, ठीक है। इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था 2005 में, ठीक है। अब ये ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया OCI किन किन को दे सकते हैं? ऑल कंट्रीज़, ठीक है, सभी कंट्रीज़ के पर्सन्स को मिल सकती है एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सभी कंट्रीज़ OCI कार्ड होल्डर के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अब हमने देखा कि OCI एक ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूअल सिटीजनशिप की परमिशन नहीं देता। इसको इंट्रोड्यूस किया था 2 दिसंबर 2005 को। अब अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 हमने इसको इस कॉन्स्टिट्यूशन 2015 कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट एक्ट है उससे पहले ये ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ही था, लेकिन उसके बाद में हमने इसका नाम चेंज करके रखा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूअल सिटीजनशिप का कोई प्रोविज़न नहीं है। अब हम देखते हैं कि ये OCI कार्ड होल्डर जो हैं उनको क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं।
तो ये जो OCI कार्ड होल्डर हैं उनको लाइफ लॉन्ग वीज़ा, उन्हें इंडिया में विज़िट करने के लिए कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अगर वो कोई रिसर्च वर्क करना चाहते हैं तो उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर वो विज़िट टूरिस्ट के लिए आए, घूमने आए हैं या कुछ दिन रहने आए तो उन्हें कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कोई भी फॉरेनर जो भी हमारे इंडिया में आता है तो उन्हें क्या करना पड़ता है, फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके उन्हें रजिस्टर कराना पड़ता है। लेकिन इनको इस चीज़ में छूट है कि ये इंडिया में आ सकते हैं, एक तो बिना वीज़ा के आ सकते हैं और उन्हें फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में FRRO में रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैरिटी विद NIR, मतलब इनको NIR नॉन रेजिडेंट जो इंडियंस होते हैं उनके बराबर ही सारे वो मिलते हैं, राइट्स वगैरह मिलते हैं। लेकिन ये एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्लांटेशन प्रॉपर्टी, ये एक्सेप्ट इस चीज़ को छोड़कर इनको NRI के बराबर ही सारे राइट्स वगैरह मिलते हैं। एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चर प्लांटेशन प्रॉपर्टीज़ ये चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अभी हमने एक वर्ड देखा NRI। NRI क्या होते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन, मतलब जो इंडियन सिटीजन तो हैं लेकिन वो इंडिया में रिसाइड नहीं कर रहे हैं, वो आउटसाइड ऑफ इंडिया रह रहे हैं और उनके पास इंडियन पासपोर्ट है, ठीक है। उन्हें इंडिया में आने के लिए कोई वीज़ा की रिक्वायर नहीं होती। अब अगर हम एक डेफिनेशन देखना चाहें कि व्हाट इज़ NRI, डिफाइन NRI, तो NRI वो होते हैं जो स्टेज इन इंडिया लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। NRI उनको माना जाता है जो इंडिया में 182 डेज से भी कम दिन इंडिया में रहे हों। किसमें, एक फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मई तक, ठीक है। NRIs के पास सारे राइट्स होते हैं क्योंकि वो एक सिटीजन होते हैं, वो इंडिया के सिटीजन ही होते हैं, बस काम के द्वारा वो बाहर रहते हैं, ठीक है। उनके पास सारे राइट्स होते हैं जो एक इंडियन सिटीजन के पास होंगे। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO। ये भी एक हमारा OCI कार्ड होल्डर की तरह ही है, ये भी फॉरेनर्स के लिए ही यूज़ किया जाता था, लेकिन अब इसको OCI में ही मर्ज कर दिया है। ये यूज़ किया जाता था कि कोई भी सिटीजन है फॉरेन में जिसका ओरिजिन, मतलब जिसकी जड़ें कहीं ना कहीं इंडिया से लिंक करती हैं, चाहे उनके फादर की, ग्रैंड पेरेंट्स की या ग्रैंड पेरेंट्स की, ठीक है, तो वो उनको ये पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जाता है। ये इंट्रोड्यूस हुआ था 19 अगस्त 2002 में। सिमिलर टू OCI था, जैसे एडवांटेज OCI में मिलते वैसे ही पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को मिलते हैं, बस OCI थे थोड़े कम एडवांटेज थे। ये दोनों स्कीम्स पैरेलल चल रही थी क्योंकि दोनों के सेम ही एडवांटेज थे, तो OCI में थोड़े ज़्यादा एडवांटेज थे, लोग OCI को ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 ने PIO और OCI स्कीम्स को दोनों को मर्ज करके ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर एक में ही मर्ज कर दिया, ठीक है। अब PIO जो था उसमें क्या क्या एडवांटेज मिलते थे, एनी टाइम होल्ड पासपोर्ट, अगर कोई भी कभी भी किसी ने भी इंडिया का पासपोर्ट होल्ड किया है तो वो PIO कार्ड के लिए एलिजिबल है, ठीक है। या तो वो पर्सन जो वो खुद इंडिया में पैदा हुआ हो, या कोई उसका पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जो भी इंडिया में कोई भी पैदा हुए थे तो वो भी इस चीज़ के लिए एलिजिबल है, या वो परमानेंटली रेजिडेंट थे इंडिया के कभी, ठीक है। अब इस PIO कार्ड होल्डर के लिए कौन एलिजिबल नहीं था, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ये भूटान है, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये इनएलिजिबल थे। लेकिन हमारे OCI कार्ड होल्डर में कौन कौन इनएलिजिबल है हमें पता है, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, बस इसमें 2 कंट्रीज़ इनएलिजिबल हैं, ठीक है। वही PIO में भी वही एडवांटेज थे कि वो विदाउट वीज़ा के 15, बस OCI से थोड़े कम एडवांटेज थे। क्या था कि विदाउट वीज़ा के इंडिया में आ सकता है, घूम सकते हैं, लेकिन ओनली फॉर 15 ईयर्स, ठीक है। उसे भी FRRO में रजिस्ट्रेशन नहीं कराने की ज़रूरत है, लेकिन कब तक, सिर्फ जब तक अगर वो 6 महीने से कम टाइम के लिए इंडिया में, अगर वो 6 महीने से ज़्यादा टाइम के लिए इंडिया में है तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो हमने अभी सिटीजनशिप जो चैप्टर है हमारा उसको हमने पूरा कर लिया है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। सिटीजनशिप में हमने देख लिया था सारा, हमने एक चीज़ भी देखी थी कि हमारे इंडिया में सिटीजनशिप, हमारे इंडिया में एक नेचुरलाइज्ड सिटीजन और एक सिटीजन बाय बर्थ दोनों ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एलिजिबल है, जबकि USA में ऐसा नहीं। USA में प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वही एलिजिबल है जो वहाँ बाय बर्थ पैदा हुआ हो, सिटीजन हो, ना कि कोई नेचुरलाइज्ड सिटीजन। ओके,
थैंक यू स्टूडेंट्स।